जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एनएमडीसी जिसके ऊपर आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए हैं, उसके ऊपर एक वीडियो तो बनता ही था। और अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, और क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद में जिस हिसाब से इसको मूवमेंट देना चाहिए था, वैसा तो मूवमेंट इसमें नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्या हुआ है क्वार्टरली रिजल्ट्स में, इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये याद रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, बट हाँ, इसको रिसर्च पर्पज़ के हिसाब से ज़रूर देखिए। कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे कि मैं किसी भी तरह का क्वार्टरली रिजल्ट जब आता है, तो उसके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करते हैं। हम इसको यहाँ पर 3 चैप्टर्स में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर तो बात करना देखो बनती भी है। सेकेंडली विल बी टॉकिंग अबाउट कंपनीज बिजनेस, और अभी क्या न्यूज़ चल रही है कंपनी रिलेटेड। थर्ड, टेक्निकल्स बताना भी तो ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं, क्योंकि साप्ताहिक मार्केट अपडेट में इसके ऊपर काफ़ी चर्चा ज़रूर होती है। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट जितनी उम्मीद थी वैसा नहीं आया है। देखो क्या होता है ना, क्वार्टरली रिजल्ट जब भी आते हैं तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन होती है। अब क्योंकि ये कुछ ना कुछ एस्टिमेट बना के रखते हैं, उसके बेसिस पे अगर रिजल्ट नहीं आता है तो मार्केट रिएक्ट करता है। लोगों का मानना ही होता है कि जितनी भी ब्रोकरिंग फर्म्स है, जितनी भी एनालिस्ट है, उनका कहीं ना कहीं लॉजिक, उनके कहीं ना कहीं नॉलेज, उनके कहीं ना कहीं एनालिसिस में सच्चाई होगी होगी, जो कि होती भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वहीं से एक्सपेक्टेशन बनती है, और साथ ही साथ शेयर पहले ही उसको रिएक्ट कर चुका होता है। आप पिछले 2 हफ्ते से देख रहे होंगे कि एनएमडीसी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा था, बट आज रिजल्ट के बाद उतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि ऑलरेडी ही वो एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग चल रहा था। एस्टिमेशन था कि जो इसका रेवेन्यू है वो आएगा 6,684 करोड़ का, ये एक्सपेक्टेशन था। उसके बाद में एबिट्टा एबिट्टा की एक्सपेक्टेशन थी 2,240 करोड़ की, और नेट प्रॉफिट की जो एक्सपेक्टेशन थी दैट वाज 1,552 करोड़ की। अब ये तो क्या थी, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन को अब रियलिटी से हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले 6,684 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन था, तो आया 7,004 करोड़। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, ये तो पॉजिटिव है। 5% जो सोचा था उससे ऊपर रेवेन्यू आया, दैट इज गुड। ऐसा जरूरी नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कंपनी एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना कमा रही है, एबिटा कितना है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। एबिटा का एक्सपेक्टेशन कितना था, 2,240 करोड़, आया है 2,051 करोड़। हुआ ना खराब। अब यहां पे एक्सपेक्टेशन कितनी, 2,240, आया कितना, 2,051, कम आया। तीसरी चीज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की उम्मीद थी 1,552 करोड़ की, और आया है 1,483। तो देखो, एक्सपेक्टेशन के अनुसार तो रिजल्ट नहीं आया है, तो ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से तो नहीं गिरा। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया, इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन पे खड़ा भी नहीं रह पाया। बट क्योंकि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं, तो हम लोग मार्च क्वार्टर को किससे कंपेयर करेंगे, मार्च 24 क्वार्टर से। वहां पे रेवेन्यू था 6,489 करोड़ का, जो बढ़कर हुआ 7,004 करोड़। तो इफेक्टिवली रेवेन्यू ठीक है इनका, टर्नओवर अच्छा है। एबिटा 2,101 करोड़ का था, जब 6,489 करोड़ का टर्नओवर था। इफेक्टिवली 32% का ये एबिटा कमा रहे थे, मतलब 100 रुपए के रेवेन्यू पे 32 रुपीज इनके पास बनते थे। अब करंट में क्या हुआ है, 7,004 करोड़ का तो रेवेन्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एबिटा है 2,051 करोड़ का, वहां पे 6,489 करोड़ पर 2,101 था, यहां पर 7,000 करोड़ पे 2,051 है, मतलब एबिटा वहां से भी गिरा है। तो जो परसेंटेज है वो 29% हो गया है। अब देखो, कोई बिजनेस में हमने रेवेन्यू कमाया, पहले हम कमा रहे थे 32 रुपीज़ और अब कमाएंगे 29 रुपीज़, तो देखो फर्क पड़ता है, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज हैं, तो इनके ऊपर इम्पैक्ट आना ही था, जो कि आया भी है। इनफैक्ट नेट प्रॉफिट 1,416 का था मार्च 2024 क्वार्टर में, जो अब थोड़ा सा ही बढ़ा है, 1,483 करोड़। इफेक्टिवली जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं। तो अब एक दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर बनना चाहिए, तो क्या सर इसको लंबे समय तक होल्ड करके रखें, क्या फोकस रखें इस कंपनी के ऊपर। तो उसके पीछे भी आप कारण सुन लो। जो इनके चेयरमैन और एमडी हैं, उन्होंने अपनी फोरकास्टिंग दी है, उन्होंने अपनी कमेंट्री भी दी है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि हमारा टारगेट 100 मेट्रिक टन पर एनम का है, एमटीपीए जिसको बोलते हैं, ये अचीव करने के लिए हमें कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। बीच में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट एट द एंड इस चीज़ को कंसिस्टेंटली हम लोग काम करेंगे। हमारा कुछ इस तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं है कि किसी भी एक क्वार्टर में बहुत अच्छा रेवेन्यू आ गया तो हम इतने खुश हो जाए कि कंपनी एकदम से भागने लग जाए, वैसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला फंडा पे काम करेंगे। तो इफेक्टिवली देखा जाए
तो काम तो ठीक है। बहुत अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया है, बट सीएमडी अभी भी कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि फ्यूचर इसका ब्राइट दिखता है। बट इसका बिजनेस है क्या, वो भी तो समझें। लेट अस कम टू चैप्टर नंबर 2। आयरन ओर की दिग्गज कंपनी है ये। आयरन ओर का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एनएमडीसी, ठीक है। उसके अलावा कॉपर में अच्छा खासा काम कर रहे हैं। डायमंड्स और ग्रेफाइट का भी इनका काम है, इनकी वहाँ पे भी खदानें हैं। एक मेरे को बहुत पॉजिटिव बात ये लगती है कि आपने सुना होगा लिथियम की हमारे पास में, इंडिया के पास में माइंस मिली है, वो भी कहाँ, जम्मू कश्मीर में। अब वहाँ पे लिथियम की हमारे पास क्या मिली है, नई माइंस। अब लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने का जो मास्टर है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कोल इंडिया को और एनएमडीसी को, इन दोनों को ही कहा है कि तुम दोनों जाओ और वहां से कोल एक्सट्रैक्ट करो। और भी कुछ कंपनीज के टेंडर्स चल रहे हैं इसके ऊपर, बट प्राइमरीली इन दोनों के ऊपर फोकस किया है गवर्नमेंट ने। ऐसा क्यों है, एनएमडीसी के ऊपर इतनी प्यार मोहब्बत दिखाने की क्या बात है? क्योंकि एनएमडीसी का ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खासा एक्सपोजर है। वहां पर एक कंपनी है लेगेसी आयरन ओर लिमिटेड, वहां पे इनकी 91% का स्टेक है। तो ऑस्ट्रेलिया तो मास्टर है, प्लस उनके टाई अप है और वहां पे उनकी कंपनी भी है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट चॉइस तो बनता है ना इनका। इसके अलावा 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड में एनएमडीसी, आयरन ओर की बात कर रहा हूं मैं, तो ये भी अच्छी बात है। रही बात स्लरी पाइपलाइन, अब इसका मतलब क्या पहले समझ लो। क्या होता है ना, आयरन ओर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए यू ईदर नीड ट्रेन्स, जो हम नहीं मालगाड़ियाँ देखते हैं जब हम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पे जब ट्रेन्स आती हैं मालगाड़ी, या तो वैसा कुछ सेटअप चाहिए। और अगर आपने मूवी देखी है, एक मूवी आई थी अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह की, गुंडे, तो उसमें भी इसी तरह की कुछ दिखाया था। एक बार देखना मूवी, अब आपको समझ में आएगा कि जब कोल, वहाँ पे तो कोल का एक्सट्रैक्शन और कोल का ट्रांसपोर्टेशन था, बट इस तरह से जो आयरन ओर है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन ऐसे ही होता है। तो इन्होंने बोला एक काम करेंगे, हम स्लरी पाइपलाइन बनाएंगे। अब स्लरी पाइपलाइन का मतलब, पाइपलाइन में आयरन ओर भर भर के रखेंगे और उसको पानी के बहाव से इतना तेजी से बहाएंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। स्लरी पाइपलाइन बोलते हैं इसको। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अच्छी खासी बचने वाली है इस कंपनी की, तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। बट अब देखें कब तक वो पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट होती है। एक पॉजिटिव पॉइंट और है इसमें, कंपनी 20 करोड़ से ज़्यादा का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। और इंडिया की कंपनीज की एक ये खामी है कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा कम डालते हैं, बहुत नेग्लिजिबल डालते हैं, डालते ही नहीं है। ये एकमात्र कंपनी है जो बोल रही है 20 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे डालती है पैसा, विच इज़ गुड। तो इफेक्टिवली क्वार्टरली रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है, कंपनी का विजन अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, दिग्गज कंपनी है, बट टेक्निकल्स भी समझ लेते हैं। तो लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज टेक्निकल। इसकी रेंज है ना बढ़ चुकी है। अब आप सोचोगे इसका छोटा स्टॉप लॉस मिल जाए, बड़ा टारगेट मिल जाए, ऐसा होगा नहीं। इसकी रेंज है 61 से 69 रुपीज़ का, तो इसका सपोर्ट है, मतलब करीब करीब 15% का सपोर्ट लेके बैठा है। 61 से 69 एक सपोर्ट जोन है, और ये बढ़ेगा तेजी से तब तक नहीं जब तक 84 को क्रॉस नहीं कर जाता। तब देखो जो चार्ट बोल रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। आपको लगेगा सर नीचे के लेवल पे तो हम 60 के ऊपर हो गया, आपने ऊपर 85 बोल दिया, 25 रुपीज़, मतलब 40% का तो उसमें सेटअप दिख रहा है। तो दिख रहा है यार, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। 60 to 85 की रेंज है। वेन एवर यू फाइंड इट नियर 60, गो फॉर इट, स्टॉप लॉस लगा देना फिर अकॉर्डिंगली। और जब आपको लगता है कि 84 के आजू है तो 80 के करीब करीब एग्जिट कर लेना। फिर जब 85 को क्रॉस करके रेजिस्टेंस को तोड़कर ब्रेकआउट दे दे, तब इन्वेस्ट कर देना यार, इसमें क्या है। मैं इन्वेस्टेड हूँ, मैं लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहूँगा। मेरा विजन इसके ऊपर 5 से 8 साल का है, मैं लंबे समय तक हूँ। ये मेरा कॉल है। आपको ऐसा कॉल चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद डिसीजन लीजिएगा, सिर्फ मेरे कॉल के ऊपर मत है कि क्या। रही बात, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर देना वीडियो, सब्सक्राइब कर देना चैनल, साथ ही साथ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।